हेलो मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं आपके बीच आया हूं आपके सारे टेंशन्स को खत्म करने के लिए। आप लोग बहुत ही अच्छे से अपना तैयारी कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी जो लास्ट टाइम होता है ना कि हमें पता नहीं मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कुछ भूल तो नहीं रहा हूं, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है मेरे से। तो इन सब चीजों को पूरा खत्म करने के लिए, सारे सवाल को एकदम आपके मन से खत्म करने के लिए अब मैं आपके बीच आ गया हूं। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। मैं आपको एक एक चैप्टर केमिस्ट्री में नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा कि क्या क्या उसमें पढ़ना है आपको इस टाइम में और क्या क्या आपको छोड़ देना है। और एकदम बिल्कुल हर चैप्टर का एक एक चीज बता दूंगा आपको जहां से क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटीड। इसलिए एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है। आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए बेटा। केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में क्या है कि मैं आपको आज केमिकल बॉन्डिंग का एक एक चीज जो आना है पेपर में वही बताऊंगा। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा चैप्टर, सिर्फ आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, कहीं आपके दिमाग से वो चीज चला तो नहीं गया। और अगर है तो वाह, मुझे सुन करके लगेगा कि अच्छा ये सारी चीजें तो मैंने पढ़ रखा है बढ़िया से। इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। विद इन 1 आवर ये पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे और हमारा पूरा अच्छे से, किसी समय सोते वक्त आप ऐसे करके वीडियो देख लेना, 1 घंटा पूरा चैप्टर आपके दिमाग में घुस जाएगा। टेंशन लेना नहीं है बिल्कुल, ठीक है बच्चों। मेरा काम ही है आपको टेंशन से बिल्कुल बाहर निकाल देना, ठीक है बच्चे। तो देखो, केमिकल बॉन्डिंग आपको पता है इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी है, क्योंकि आपको पता है कि इस चैप्टर का रिलेशन हमारा पी ब्लॉक से भी है, एस ब्लॉक से भी है। तो जब वहां जाएंगे तो हो सकता है इसके थ्रू ही वहां पे भी क्वेश्चंस बनेंगे। इसलिए मैं कहता हूं इसका वेटेज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट इस चैप्टर से, ठीक है बच्चे। और बिल्कुल आसान वाला आएगा, देखोगे अच्छा ये आंसर है, ऐसे वाला क्वेश्चन होता है इसमें, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग इस चैप्टर को करते हैं और मैं आपको बताता हूं, आज हमने ये स्टार्ट किया है सेशन। अब हर दिन आपको मैं एक एक चैप्टर कराता जाऊंगा और आप अपने सजेशंस भी देते रहिएगा मुझे कि सर ये चैप्टर मुझे भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अपने डिफिकल्टी को मेरे साथ शेयर करो, फिर देखो मैं कैसे आपको उस डिफिकल्टी से एकदम आराम से बाहर निकाल लूंगा और एकदम बिल्कुल आप मजा फील करोगे, कहोगे अरे ये चैप्टर तो मुझे सबसे अच्छे से आता है, एकदम फुल कॉन्फिडेंस में पेपर देने जाओगे। तो मैं आपको बढ़िया से रिवीजन कराता हूं केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर, और रिवीजन ही नहीं, वो सारी चीजें बता दूंगा जो पेपर में इस साल आने वाला है। इसलिए टेंशन लेना नहीं बेटा, जो बताऊंगा उस पर 100% विश्वास रखो, वही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, गारंटीड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। एक होता है इसमें टॉपिक आयनिक बॉन्ड। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको इस चैप्टर में वो सारी चीजें बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है। आयनिक बॉन्ड के कंडीशन को एक बार देख लेना है बढ़िया से कि क्या क्या कंडीशंस थे आयनिक बॉन्ड के लिए। एक था आयनाइजेशन एनर्जी, एक था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और एक था इसका क्या, लैटिस एंथैल्पी। और इसी में आपको एक चीज आपको पता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, लो। किसका, मेटल का। आपको ये पता, देखो बच्चा, फिर मैं पढ़ाने का मन करेगा तो मेरा मन करेगा मैं सब चीज पढ़ा ही दूं तुमको, लेकिन मैं आपको यहां पे चैप्टर पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको सिर्फ बता रहा हूं, आपने पढ़ रखा होगा, आपको बस ये भूलना नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी किसका देखना है, मेटल का, क्या होना चाहिए, लो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका देखना है, नॉन मेटल का, वो होना चाहिए क्या, हाई। और लैटिस एंथैल्पी, ये अपने आप में एक अलग से भी क्वेश्चन बनता है कि लैटिस एंथैल्पी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आपको पता है चार्ज पे डिपेंड करता है और साइज पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ आयन, चार्ज ऑन आयन, ठीक है बच्चे। तो ये एक पोर्शन आप बढ़िया से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। ये हुआ कंडीशन पे बेस्ड। दूसरा, इनके आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, उनके
प्रॉपर्टीज, थोड़ा उसे रिवाइज कर लीजिएगा। बस हो गया ये चैप्टर। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये दो चीज तो आप पढ़ लेंगे फटाफट। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है यहां पर फजान रूल। फजान रूल पे क्वेश्चन आपको पता है, जब आपसे पूछा जाएगा कि इस आयनिक कंपाउंड में मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर किसमें है, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें है, तो आपको पता है इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था फजान रूल। तो ये फजान रूल आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। बस फजान रूल पढ़ लेंगे, इसके अंदर पोलराइजिंग पावर क्या पढ़ना है, और एक पढ़ लेना है पोलराइजेबिलिटी। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया आपका फजान रूल। जैसे कि मैं आपसे एक ऐसे ही रिवीजन के लिए क्वेश्चन पूछ लेता हूं, LiCl एक क्वेश्चन ले रहे हैं, NaCl, KCl, RbCl, और आपसे पूछा जाएगा इसमें आयनिक कैरेक्टर किसमें सबसे अधिक है, तो आप क्या कहेंगे कि देखेंगे अच्छा हमने पढ़ा है कि इनमें आयनिक कैरेक्टर देखने के लिए डिफरेंस किस चीज का है, कैटायन का है, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस। ऑब्वियसली हम इसमें देखेंगे पोलराइजिंग पावर, और पोलराइजिंग पावर जिसका ज्यादा होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, और एक होता था प्रेजेंस ऑफ सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 पॉइंट था। तो अब बताओ यहां पे कौन सा फैक्टर काम करेगा, यहां पर चार्ज तो सब में बराबर है, बोलो बच्चे, तो किसका फैक्टर काम करेगा, साइज का काम करेगा। यहां फैक्टर सबसे छोटा साइज किसका है, लिथियम का है, ऑब्वियसली इसका पोलराइजिंग पावर सबसे अधिक होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। मतलब हमें क्या पूछा है यहां पर, आयनिक कैरेक्टर, ऑब्वियसली आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें होगा। अब देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन क्वेश्चन को जानते हैं, बढ़िया समझते हैं, लेकिन वहां जाकर के वो अचानक उसके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगा, आयनिक कैरेक्टर पूछा है और वो दिमाग में सोच रहे होंगे कोवेलेंट कैरेक्टर, और उस चक्कर में मार देंगे LiCl पे सबसे ज्यादा। अरे नहीं भैया, अच्छे से ध्यान दो, यहां पे क्या पूछा है, आयनिक कैरेक्टर किसमें अधिक है, तो इसका मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, RbCl। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपको यही समझाया कि कैसे हम क्वेश्चन को जानते जानते भी हम गलत करके आ जाते हैं, तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर ये समझाया आपको। दूसरा एक एग्जांपल इसमें और ले लेते हैं, जैसे कि NaF, NaCl, NaBr और NaI। अब बताइए सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जैसे यहां पे मैं पूछ देता हूं इस बार कोवेलेंट कैरेक्टर, तो ऑब्वियसली आप किस पे टिक करेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए आप क्या देखते हैं, पोलराइजेबिलिटी देखते हैं बच्चे, और पोलराइजेबिलिटी जब देखेंगे तो आप देखेंगे जिस एनायन का साइज सबसे बड़ा होता है उसकी पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। ठीक है बच्चे, तो यानी कि Ni ये हो गया। आपको पता है आयोडीन का साइज सबसे लार्ज है, पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा होगा। अगर आयनिक कैरेक्टर पूछा होता तो उल्टा कर देते। समझ में आया बच्चों, तो ये इस तरह से ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है कि अगर हमें आयनिक बॉन्ड से कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या आ सकता है, एक तो कंडीशन पे बेस्ड आ सकता है, एक आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। प्रॉपर्टीज पे बेस्ड मतलब कौन ज्यादा आयनिक है, कौन कम आयनिक है, कौन ज्यादा सॉल्युबल है, कौन किस सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल है, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। दूसरा, आयनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। ये सारी बातें आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, सारा चीज रिवाइज कर लेंगे तो ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, कौन सा, आयनिक बॉन्ड, जिसमें कि ये सबसे हॉट टॉपिक है, कौन, फजान रूल, जिसको आप बढ़िया से पोलराइजिंग पावर क्या क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी ऑब्वियसली एनायन का होता है, और वो किस पे डिपेंड करता है, एनायन के साइज पे और चार्ज पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइज बड़ा होगा एनायन का तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, चार्ज ज्यादा होगा पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आप इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है, चलो बच्चे इसको खत्म करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको चैप्टर
रहा हूं, मैं आपको उसके बिल्कुल एक एक चीज रिवाइज करवा रहा हूं। बस आपने पढ़ रखा होगा, बस ध्यान से पढ़िएगा। आपके पास सुंदर सुंदर नोट्स बना रखे होंगे आपने, उनमें से इस पे बढ़िया से हाईलाइट कर लेना है ढंग से। बच्चे देखिए, अगला आता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में देखो बच्चों क्या है, बेसिक चीज तो तुम लोग जानते होंगे कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, लेकिन यहां पर एक आ जाता है एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। ये पहला एक टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं कोवेलेंट कंपाउंड जहां पे ऑक्टेट रूल का वायलेशन हुआ है? ठीक है बच्चे, तो देखिए जी, आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, आपको तुरंत याद भी आ गया होगा। अच्छा, ये वाला टॉपिक मतलब देखो जी, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल में क्या क्या था, जैसे कि कंपाउंड ऑफ ग्रुप 13 पता है, जैसे कंपाउंड लाइक BCl3, कंपाउंड लाइक B2H6, कंपाउंड लाइक AlCl3, ये सभी कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है, ऑक्टेट रूल को वायलेशन करता है, क्योंकि इनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन यही आएगा कि कोई आपको 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा कंपाउंड ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, या किसमें ये कौन सा कंपाउंड एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल का है। ठीक है, तो उसमें आता है पहला कंपाउंड ऑफ क्या, ग्रुप 13। कौन कौन, जैसे BCl3, B2H6, AlCl3 लाइक कंपाउंड्स, दीज आर द कंपाउंड जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। दूसरा, जितने भी सुपर ऑक्टेट कंपाउंड है, सुपर ऑक्टेट कंपाउंड, जैसे जिसने अपने वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना लिया, एग्जांपल PCl5, SF6, IF7। कहने का मतलब है देखो, ये सारे कंपाउंड्स क्या हैं, जैसे कि फास्फोरस ग्रुप 13 वाला, ग्रुप 15 वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी 3 होती है, और वो 3 बॉन्ड से अगर ज्यादा बॉन्ड बनाता है मतलब वो अतिक्रमण कर रहा है, मतलब ऑक्टेट रूल को बढ़ा रहा है अपना, मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि देखो यहां पर देखो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि इसको रखना था 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब हो गए ऑक्टेट, आप लोगों को पता है ये सब चीजें। तीसरा है, जैसे कि आप जानते हो जितने भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हैं, कौन से मॉलिक्यूल बच्चे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इसको मिस कर रहे होंगे, तो मैं उनको रिवीजन करा देता हूं। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, आपने ये पी ब्लॉक बोले ना, ये चैप्टर का बड़ा ही गहरा नाता है किसके साथ, पी ब्लॉक है। अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो पी ब्लॉक का 50 से 60% चीजें यही आपने पढ़ लिया, वहां आपको 40% ही पढ़ना है। ठीक है बच्चे, तो आप ऐसे समझो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल देखो कौन हुआ करता था, याद है, NO, नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड होता है, NO2, नाइट्रोजन का भी यह भी एक ऑक्साइड होता है, और एक ClO2 एक्सेट्रा। ये 3 तो आप जरूर पढ़ के जाना, क्वेश्चन अगर आएगा तो इन्हीं तीनों में से आएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही ये 3 कंपाउंड के एग्जांपल, इसलिए आपको टेंशन लेना नहीं है। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। अगला एक जो और चीज पे बनता है वो है कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। आपको पता है नोबल गैसेस का अगर कोई कंपाउंड है, ऑब्वियसली वो ऑक्टेट रूल का वायलेशन करेगा। क्यों, क्योंकि देखो XeF2 जैसे जेनॉन के पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो बॉन्ड बनाने का प्राइस रखता है तो इसका मतलब वो ऑक्टेट रूल का वायलेशन ही तो करेगा। ऐसे ही XeF4 या XeF6, ये सारे कंपाउंड्स ऑक्टेट रूल का वायलेशन करते हैं। क्लियर बच्चे, तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पहला जो एक क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन, अभी देखो बच्चे, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, मतलब टॉपिक बता रहा हूं, इसमें कई बार क्वेश्चंस ऑलरेडी नीट में आ चुके हैं, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप इन सब चीजों को अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, मतलब आपका ये चैप्टर बढ़िया से कंप्लीट हो रहा है, तैयार है बिल्कुल। तो देखो बच्चे, अगला है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड का ही टॉपिक। अगला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स पे जो टॉपिक था, क्वांटम मैकेनिक्स।
देखो, इसमें यह था कि एक एग्जाम्पल है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है हाइड्रोजन का फॉर्मेशन का। आपको पता है ना कि हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें हाइड्रोजन के दो एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी काम करता है और रिपल्सन फोर्स भी काम करता है। तो हमें बस ये समझ लेना है कि हाइड्रोजन का मान लो ये दो एटम है, इसका न्यूक्लियस है और इसका इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट। यानी कि यहां पर दो अट्रैक्शन भी है, दो रिपल्सन भी है। यहां पर हम लोग यही लिखते थे, टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, इसको ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। बच्चे मुझे इसे लिखना भी नहीं है क्योंकि आपके नोट्स में लिखा हुआ है, मैं ऐसे ही थोड़ा सा मेरा वो जो है ना पढ़ाने वाला जो जिन है ना अंदर वो जाग जाता है, मुझे लगता है सब चीज में लिखवा दूं, लेकिन वो मैं तुमको पढ़ा नहीं हुआ, तुमको रिवाइज करा रहा हूं, इसलिए समझना। मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन क्या? टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, आपको याद होगा। और इसमें एक ग्राफ बना हुआ है एनसीईआरटी में, आपको पता है उस पर सवाल आ चुका है। नीट का जो हुआ था किसी साल, जब वो जो बाढ़ ग्रसित एरिया जो था वहां पर रीपेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन दे दिया था। तो हो सकता है कि फिर से कभी ये क्वेश्चन आ जाए नीट में। क्या था उसमें? आपको ये वाला ग्राफ आपको बढ़िया से मालूम होगा, एनसीईआरटी में सुंदर ढंग से बना हुआ। यहाँ पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, इधर क्या लिया गया है बताओ? पोटेंशियल एनर्जी, और इधर क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना। और ये ग्राफ आपको मालूम नहीं होगा कैसा था, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, आप लोगों ने बड़ा सुंदर ढंग से इस ग्राफ को बना रखा होगा। और इसमें यहां पे क्या था? जीरो एनर्जी थी जब दो हाइड्रोजन एटम दूर दूर थे, यानी कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। और जब यहां पे आया तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? बहुत सबसे कम हो गया, यानी कि दो हाइड्रोजन एटम आपस में क्या कर चुके हैं? ओवरलैप। मैं आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं, कोई नोट्स नहीं लिखवा रहा। आप यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर एनर्जी जीरो है, मान लो यहां पर एनर्जी एक्स है किलो जूल, और यहां पर एनर्जी क्या हो गई? घट करके वाई किलो जूल। क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो अपनी एनर्जी को घटाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, पता होगा आपको। और यहां पर पहुंच गया ये, अब इसकी एनर्जी कितनी हो गई? वाई, यानी कि इसने अपना एनर्जी कितना घटा लिया? वाई माइनस एक्स, या आप कह सकते हो एक्स चूंकि पहले ज्यादा था और ये वाई कम हो गया, तो यानी कि इसी को हम कहते थे बॉन्ड एनर्जी। सवाल यही आया था कि बताइए ये एनर्जी ए है, ये एनर्जी बी है, तो बताइए बॉन्ड एनर्जी क्या है? तो बॉन्ड एनर्जी क्या है बच्चों? एक्स माइनस वाई किलो जूल। और यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते थे? बॉन्ड लेंथ। तो आपको मैंने ये भी रिवाइज करा दिया, आपने बढ़िया से इसे पढ़ रखा होगा, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, अब देखिए कोवलेंट बॉन्ड का ये भी टॉपिक खत्म करते हैं। अगला टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो बहुत जबरदस्त टॉपिक है, उससे सवाल तो एक पक्का आना ही है। वो क्या है? वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है बच्चे कि हम ये यहां से ये जानते हैं कि दो एटम जब के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये पढ़ा था, जैसे कि इसके थ्रू H2 का फॉर्मेशन, SS ओवरलैपिंग पता है, HF का फॉर्मेशन पढ़ा होगा, SP ओवरलैपिंग, तो आप लोगों ने ये सब समझ रखा होगा। वैसे ही F2 का फॉर्मेशन, और इसी के बीच में ये हम जब ओवरलैपिंग समझते हैं तो हमें ध्यान आता है, अच्छा ओवरलैपिंग के आधार पे कोवलेंट बॉन्ड दो प्रकार के होते थे, सिग्मा और क्या? पाई। तो बस यहां पर हमें ये जान लेना है सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। एक बनता है एक्सियल, एक बनता है साइडवेज।
एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। एक अकेला रहता है, एक जब सिग्मा रहता है तब पाई बनता है साथ साथ। सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा होगा, डबल होगा तो सिग्मा पाई होगा, ट्रिपल होगा तो सिग्मा 2 पाई होगा। लेकिन 2 एक्सेप्शन है, B2C2। B2C2 B2 में जो बॉन्ड है वो पहला ही बॉन्ड पाई है, C2 में जो बॉन्ड है वो पहला ही बॉन्ड दोनों ही पाई है। ये 2 एक्सेप्शन है जो आपको पता है, नीट में सवाल आ चुका है एक साथ। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से लिया गया है, जो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो ये मैंने समझा दिया कि हमेशा कोई जरूरी नहीं कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा ही है, 2 एक्सेप्शन भी हैं। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको सब पता होगा ये सारी चीजें। तो ये सब मैंने सिर्फ आपको रिवीजन के लिए बोला है। डन जी बच्चे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और कुछ है नहीं, इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस बढ़िया से अच्छे से आना चाहिए। डन। अब आता है कोवेलेंट बॉन्ड का जो जबरदस्त टॉपिक, वो है हाइब्रिडाइजेशन। एक तो हाइब्रिडाइजेशन और इसी को मैं क्लब कर रहा हूं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से। अगर आप ये 2 चीज जानते हो, सुन लो अब मेरी बात बढ़िया ढंग से, अगर ये 2 टॉपिक आपका तैयार है तो आपके 2 क्वेश्चन पक्का है नीट में, पक्का। ये देखो मैं बोल रहा हूं इतना तेज से, कहीं दिमाग में नोट कर लेना, इसको व्हाइट पेपर पे लिख लेना। ये 2 चैप्टर, ये 2 टॉपिक इस चैप्टर का पक्का। एक क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग का हो और एक क्वेश्चन इनडायरेक्टली पी ब्लॉक का हो। अच्छे से पढ़ के जाना इसे। हाइब्रिडाइजेशन और कौन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन आपको बढ़िया से आता है बच्चों, कई प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 और एक dsp2 जो होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, ठीक है बच्चे। और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आपने बढ़िया पढ़ रखा होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होता है, वो ज्योमेट्री उसके हाइब्रिडाइजेशन से ही पता चलता है, और हाइब्रिडाइजेशन उसका ट्रिक है। लेकिन एक्चुअल जो ज्योमेट्री बताता है वो बताता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। समझे बच्चे? जैसे कि अगर मैं कभी ऐसा एक प्रश्न एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि BeCl2, तो आप सभी बच्चों को मालूम है कि BeCl2 का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकलवाऊं, आपने बढ़िया से ट्रिक बना रखा होगा। हर एक बच्चे के पास अपना अपना ट्रिक होता है पढ़ने का, उसको छोड़ना नहीं कभी बेटा। जैसे कि मैं अपना ट्रिक समझा देता हूं, BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो क्या करते थे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते थे। बेरिलियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 दूनी 14, टोटल कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाय 8, क्या आता था 2, हाइब्रिडाइजेशन sp। ये बड़ा सिंपल ट्रिक है, ये सबसे कॉमन ट्रिक है जो सब बच्चों को पता होता है। यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp, यानी कि sp देखते ही समझ में आ गया कि इसका शेप कैसा होगा, लीनियर। लीनियर शेप जब होगा तो ऑब्वियसली BeCl, Cl ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो BeCl2 का लीनियर स्ट्रक्चर है, मान लो कल को के एजर्सन रीजन में आ जाए क्वेश्चन, BeCl2 हैज लीनियर स्ट्रक्चर, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट। दूसरा रहे उसका रीजन कि इन BeCl2 बेरिलियम हैज sp हाइब्रिडाइजेशन। कैसा हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन क्या इसका लीनियर स्ट्रक्चर का ये रीजन है? नहीं। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है ना, वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताता। हाइब्रिडाइजेशन तो उसका एक ट्रिक बताता है कि आप उसका ज्योमेट्री निकाल सकते हो। एक्चुअल ज्योमेट्री बताता है कौन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। BeCl2 का स्ट्रक्चर लीनियर इसलिए है क्योंकि इनके बॉन्ड पेयर के बीच में जब लीनियर रहेगा तो मिनिमम रिपल्सन होगा। कैसा रिपल्सन होगा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना दूं बेंट, तो इसमें रिपल्सन देखो ज्यादा हो जाएगा कि नहीं। इसलिए इसका स्ट्रक्चर हम क्या बनाते हैं, लीनियर, क्योंकि इन दिस स्ट्रक्चर एंगल कितना 180 डिग्री, मिनिमम बॉन्ड पेयर रिपल्सन। बच्चों मुझे एक बात बताओ, इसी को कहते हैं हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिससे कि हमें पता चलता है किसी भी मॉलिक्यूल का कैसा एग्जैक्ट ज्योमेट्री होगा।
ठीक है बच्चे, तो आप इन दो टॉपिक को बढ़िया से पढ़ रखा होगा। मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कैसे करो और किन किन बातों का अच्छे से ध्यान रखो। अगर कोई कंसेप्ट में कहीं दिक्कत है, उलझा हुआ है कंसेप्ट, तो उसको मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, तो आप ये समझ लीजिएगा कि किसी का भी हैबिट, जैसे एक क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे, देखो बच्चों, हैबिटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको आएगा वो एक तो आएगा, पूछेगा आइसो स्ट्रक्चरल कौन है, आइसो स्ट्रक्चरल या आइसोलोबल। सब लोगों ने बच्चे पढ़ा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। दो मॉलिक्यूल का पेयर देगा और बोलेगा बताओ इन दोनों में कौन आइसो स्ट्रक्चरल है। आप फटाफट निकाल दोगे। क्या करना है, सेम हाइब्रिडाइजेशन ढूंढ लेना है, सेम हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अगर दो मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो पक्का आइसो स्ट्रक्चरल है, पक्का आइसोलोबल है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं पूछूं BH4 माइनस और एक पूछूं SiF4, क्या ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल हैं? तो आप क्या करेंगे, फटाफट दोनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। फिर मेरा वाला चलेगा, बोरोन के वैलेंस शेल में 3, हाइड्रोजन में कितने हैं 4, और एक नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, कितना हो गया 8। हमने आपको सिखाया है या आपने सीखा होगा, हाइड्रोजन अगर रहे तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया 4, क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। और SiF4 का निकाले तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने 4, फ्लोरीन में कितने 7, 7 4 जा 28, टोटल निकालोगे 32 डिवाइडेड बाय 8। ओहो, इसमें भी 4 आया, 4 आया मतलब क्या हाइब्रिडाइजेशन। ओह बहुत अच्छा, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया, यानी कि दोनों आइसो स्ट्रक्चरल है, दोनों आइसोलोबल है। समझ लिए बच्चे, ये क्वेश्चन आने का पूरा चांस रहता है, तो आप इसको बढ़िया से पढ़ के जाओगे। बच्चे आपने ये समझ लिया बढ़िया ढंग से ये चीजें। दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर हैं, या इस मॉलिक्यूल का कैसा ज्योमेट्री है। जैसे कि अभी पिछले साल ही आया था मैच करने वाला क्वेश्चन कि भाई 4 मॉलिक्यूल दे दिया और उसके सामने उसका स्ट्रक्चर मेंशन कर दिया, किसका टेट्राहेड्रल, किसका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, किसका पिरामिडल, ऐसे करके सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी टॉपिक से आएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालो और उसमें थोड़ा सा अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी लग रहा है, लगा आपको एग्जैक्ट ज्योमेट्री निकल के आ जाएगी। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं। कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है sp3d में कौन वाला d, कौन वाला d, क्योंकि s तो एक ही है, p तीनों आ ही गया, px py pz, तो d तो एक ही आया है ना, और d होते हैं 5, dxy dyz dzx dx2 y2 dz2। तो बताओ कौन वाला d, तो याद रखना मेरी तरफ से, अगर आपने ये अभी तक रिवाइज नहीं किया आज कर लीजिए रिवीजन, आपका एक भी पॉइंट छूट नहीं दूंगा बच्चे, ध्यान रखना। dz स्क्वायर sp3d2 dx2 y2 और dz2, और एक होता है sp3d3 dxy dyz dzx, तीनों प्लेनर वाले, और एक लास्ट में आता है dsp2 जो कि होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। नॉर्मल कंपाउंड में ये वाला हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, ये होगा कहां पर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। आप लोग खुद ही बहुत विद्वान लोग हो, अच्छे से जानते होंगे dx2 y2। अगर किसी बच्चे ने अभी तक इसको छोड़ रखा था या कभी अपने पढ़ाई के क्रम में ये नहीं पढ़ा, तो आज रिवीजन कर लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरा वीडियो आपको 100% रिवीजन कराएगा, इसकी फुल गारंटी है, और मात्र 1 घंटे में। देखो बच्चे, ये केमिकल बॉन्डिंग का ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड का। अगला क्या है, एक चीज और देखना, आपको एक ट्रिक और दे देता हूं। जैसे कि मान लो SF4 आया, SF4 आया, इसका पूछेगा कि बताओ इसका ज्योमेट्री कैसा है, इसका शेप कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर, खट खट कैसे निकलेगा। देखो सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन में कितने 7, 7 चौक 28, जोड़ दो कितना 34। रूल वही काम कर रहा है, मैं नया रूल कोई नहीं बताता हूं, जो चल रहा है वही चलेगा।
बस उसको अप्लाई करना सीखो। 8 से डिवाइड करो, 8 चौक 32। अब कहोगे सर आपका रूल तो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरा तरह से डिविजिबल नहीं हुआ। अरे बच्चों, अब जो हमने डिवीजन किया ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हुआ, ये खुशी की बात है। नहीं डिविजिबल हुआ इसका मतलब इसमें लोन पेयर है, इसीलिए पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हो रहा है। अगर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता तब तो सारे बॉन्ड पेयर थे। इस बार नहीं हुआ पूरी डिविजिबल, मतलब 4 हुआ, 4 हो गया बॉन्ड पेयर। और अब रिमाइंडर कितना बचा बच्चों? 2, 8 चौक 32, 34 है। 2 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर को 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? 1। यानी कि ये जो 1 आया ये हो गया लोन पेयर। यानी कि आपको मैंने बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालने का डायरेक्ट एक ट्रिक ही दे दिया, अब ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या है? SF4 के अंदर 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल कितने हो गए? 5। 4 1 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d। और एक ट्रिक और ले लो हाथों हाथ, अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होता है। सब बच्चे ने पढ़ रखा होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और मेरे तरफ से आज जान लो अच्छे से, कभी स्ट्रक्चर और शेप में डिफरेंस आ गया, ज्योमेट्री और शेप में, तो यही डिफर करता है लोन पेयर। जिस मॉलिक्यूल में लोन पेयर आ जाते हैं उनका ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर को हम शेप बताते वक्त कंसीडर नहीं करते। समझे बच्चे? मैं समझाता हूं एक बात अच्छे से। जैसे कि sp3d है तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो तो होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये हमने बढ़िया से टेबल से रख रखा है। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल मतलब ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो बनाने आता होगा, और बीच में कौन होंगे? सल्फर। और बाय पिरामिडल यानी कि एक ऊपर परपेंडिकुलर एक नीचे परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। इसमें क्या है? एक लोन पेयर है। जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन आए, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन पक्का सही होगा। जब भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन आए, लोन पेयर 1 आए, 2 आए, 3 आए, तीनों को आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना, कभी एक्सियल पे नहीं रखना। ये हमें कहते हैं कौन? वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्सन थ्योरी। कहते हैं कि भैया अगर तुमने इक्वेटोरियल पे रखा तो उनके बीच में सबसे कम रिपल्सन पाया जाएगा। और हमारा यही ध्यान रखना होता है कि हम ऐसा ज्योमेट्री बनाएं जिसमें कि लोन पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्सन, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद बॉन्ड पेयर। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, आपको सुनकर लग रहा होगा अच्छा ये सब मेरा रिवीजन हो रहा है बढ़िया से। तो देखो बच्चों, तो अब लोन पेयर को मैं कहां रख रहा हूं? इक्वेटोरियल पे। मैंने यही बोला था, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, लोन पेयर कहां रहेगा? इक्वेटोरियल पे। यहां पे कितने लोन पेयर है? 1, बस यहां पे रख दिया। यहां पर जब एक लोन पेयर रख दोगे तो ऑब्वियसली 4 जगह किसको रखोगे? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। और अब बताओ, इसकी ज्योमेट्री तो यही हुई, लेकिन जब शेप बताने जाएंगे तो इस लोन पेयर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो कैसा दिखेगा? बच्चों का झूला नहीं दिख रहा है कि ये 2 पांव पे खड़ा है, एक बच्चा वहां बैठा है, एक बच्चा यहां बैठा है, झूला। मतलब इसको बोलते हैं क्या? सी सॉ। कैसा शेप हुआ जी बच्चे? सी सॉ शेप। तुम देखो उठा करके नीट का सवाल, अगर 5 साल में ना आया हो तो पक्का आया है, और इस बार भी आएगा फिर से ऐसा ही कोई सवाल। इसलिए ध्यान रखना जी, सी सॉ शेप। समझ गए? तो आपने ये पूरा टॉपिक समझ लिया कि हमें लोन पेयर कैसे पता चलेगा, बॉन्ड पेयर कितना होगा, उसका शेप कैसे बनाया जाएगा। अब सोचो ऐसा ही हाइब्रिडाइजेशन हो और 2 लोन पेयर रहता तो आप क्या करते? देखते कि यहां पर 2 लोन पेयर यहां रख देते, और जब 2 लोन पेयर यहां रखते तो अब 3 बॉन्ड पेयर ऐसे रखते। कैसा शेप बनता? टी शेप बनता। और अगर 3 लोन पेयर रहता, 1 2 3, ये 3 जगह लोन पेयर होता और ये ऐसे बनता, लीनियर शेप। यही पिछले साल का सवाल था, XCF2 का क्या शेप है? लीनियर शेप है। तो मतलब मैं कहने का मतलब कह रहा हूं बच्चों, ऐसा तुम उठाओगे हर सवाल एक सवाल है, इसलिए एकदम इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ के जाना। वैसे ही sp3d2 जब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो वहां पर लोन पेयर को एक्सियल पे रखते हैं। तो जैसे कि XEF4 का आपने शेप पढ़ा होगा, स्क्वायर प्लेनर शेप, क्योंकि 2 लोन पेयर
एक्सियल पे होता है, इसलिए शेप कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर। और वैसे ही XeF6 का डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, चूंकि sp3d3 में जब हाइब्रिडाइजेशन आए तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रहता है, अगर एक हो, दो हो तो एक्सियल पे आ जाता है। क्या बोल रहा हूं, कभी गौर नहीं किया होगा इस बात का? sp3d3 में एक लोन पेयर हो तो इक्वेटोरियल पे, दो लोन पेयर हो एक्सियल पे। समझ गए बात? कंप्लीट हो गया पूरा टॉपिक। ये आपका एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आएगा अगर आपने इसको बढ़िया से पढ़ लिया है। जो मैंने बोल दिया आपको उसको ध्यान से सुन लेना अच्छे से और नोट कर लेना। ठीक है बच्चे, तो ये एक पूरा टॉपिक था वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पे। एक बात और, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में बॉन्ड एंगल का भी बहुत अच्छा जानकारी देता है, जहां पर हमारा सवाल आता है बॉन्ड एंगल पे। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा CH4, अमोनिया और वाटर, सबसे अधिक बॉन्ड एंगल कहां होगा? तो आप जानते हो इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, लेकिन चक्कर क्या है, इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर, इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसमें लोन पेयर। सबसे ज्यादा रिपल्सन यहां पे होगा, बॉन्ड एंगल घटता चला जाएगा। यहां पे 109.5, यहां पे 107 और यहां पे 104। तो देखा हाइब्रिडाइजेशन से है तीनों का sp3, लेकिन एंगल सब में अलग अलग। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री की असली जानकारी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ही देता है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं देता। समझ गए अच्छे से? इसलिए ध्यान रखना इन बातों का। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपने करा, अब तो ये क्वेश्चन जो दे रहा हूं ये पी ब्लॉक का एक्चुअल क्वेश्चन है। क्या? अमोनिया, PH3, ASS3, SbH3। अब बताइए इन तीनों में, चारों में बॉन्ड एंगल का क्या ऑर्डर होगा? तो आपने पढ़ रखा है कि पी ब्लॉक में चाहे हम ग्रुप 15 में चलें, 16 में चलें, यही दोनों में तो मेन प्रॉब्लम है, 15 और 16, इन दोनों में बॉन्ड एंगल का एक ही ऑर्डर होता है, डाउन द ग्रुप घटता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्सन घटता है, साइज बढ़ता है। सुन लिया मेरा बात? अब लिखवाऊंगा नहीं, मेरा मन करता सब लिखवाओ, लेकिन मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, रिवीजन करवा रहा हूं। तो इसलिए ध्यान रखना कि MH3, PH3, ASS3, SbH3 में बॉन्ड एंगल घटता है। वैसे ही वाटर, H2S, H2SC, H2T बॉन्ड एंगल घटेगा। ठीक, एक मजेदार बात और सुन लो, जैसे कि अगर आ गया NF3, NCl3 और NBr3, अब बताइए बॉन्ड एंगल क्या होगा? ये भी तो एक ही ग्रुप का है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो तुम्हें लगेगा कि बॉन्ड एंगल घट जाएगा। ना 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 ना, इस बार हाइड्रोजन नहीं है, इस बार कौन है? हेलोजन है। और हेलोजन में क्या होते हैं? लोन पेयर्स। और लोन पेयर एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल, जिससे कि बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। इसी को बोलते थे स्टेरिक रिपल्सन। क्या बोलते थे? स्टेरिक रिपल्सन। इसलिए ध्यान रखना, अब डिटेल पढ़ाने लगूंगा तो तुम्हें बहुत मजा आ जाएगा। अभी ज्यादा मजा नहीं लो, अभी सिर्फ रिवीजन करो फटाफट। NF3 से ज्यादा बॉन्ड एंगल NCl3 से ज्यादा NBr3। ठीक है बच्चे, एक बात और देखो, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, BF3, BCl3 और BBr3। मैं पूरा फुल पैकेज ही दे देता हूं बच्चों। BCl3, BF3, BCl3, BBr3, इस तीनों में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ। तो बॉन्ड एंगल कैसे देखोगे? BF3, BCl3, BBr3, कहोगे सर अभी जो ऊपर बताया है बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगा, स्टेरिक रिपल्सन। अरे गधों, ऐसे नहीं सोचना, इतना ऐसे सोचना है कि बॉन्ड एंगल का तभी फर्क पड़ता है जब उनमें कोई लोन पेयर वगैरह रहे। इन सब का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। जब अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब जब किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर होता है, वहां पे गुंजाइश होता है बॉन्ड एंगल बढ़ने घटने का। यहां पर तो सभी का स्ट्रक्चर क्या है? सिमेट्रिकल, इसलिए बॉन्ड एंगल सबका बराबर। क्या? बराबर। तो कहोगे सर आपने बॉन्ड एंगल में हमें 3 चीज रिवाइज किया, या तो बॉन्ड एंगल घटेगा, या बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, या बॉन्ड एंगल बराबर रहेगा। आपको ढूंढना है कहां पे कौन कंसेप्ट लगाना है। बॉन्ड एंगल घटेगा जब हाइड्रोजन वाला केस रहे, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा जब हेलोजन वाला केस रहे और अनसिमेट्रिकल रहे, और लास्ट में जब हेलोजन रहे या कोई और भी रहे लेकिन अनसिमेट्रिकल नहीं होकर के सिमेट्रिकल हो, यानी कि उसमें लोन पेयर नहीं हो, बॉन्ड एंगल समान रहेगा। समझ में आ गया बच्चों? तो ये मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का
ईच एंड एवरीथिंग रिवाइज करा दिया। इससे बाहर कुछ नहीं है। आप अपने नोट्स को पूरा कंघाल लेना, देखना इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। बढ़िया से पढ़ लोगे इन सब चीजों को बच्चे। अब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर जाते हैं। जो आपको अच्छे से देखना है वो है, आपको पता होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अंदर आप बढ़िया से पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर, फिर पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का आपने बढ़िया से समझ लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बॉन्ड लेंथ, जिसमें कि आपने पढ़ा होगा कि बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करने वाले 3-4 फैक्टर हैं, जैसे एटॉमिक साइज, जैसे लोन पेयर रिपल्सन। लोन पेयर रिपल्सन उतना इफेक्ट नहीं करता है बॉन्ड लेंथ को, जितना कि हाइब्रिडाइजेशन करता है और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड करता है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर करता है। तो आप ये 3 फैक्टर को बढ़िया से पढ़ के जाना। कौन कौन सा? बॉन्ड लेंथ के लिए, जैसे कि एक सिंपल सी बात बताता हूं, HF, HCl, HBr और HI, किसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा? ऑब्वियसली इसका बड़ा होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज पढ़ रहा है तो आपने पढ़ा ही होगा। जैसे कि CC, CN और एक मान लो CO और एक दे देता हूं N और N हो गया, मान लो एक दे देते हैं CC, CN और CO। तो आपको पता है कि इनमें जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज, कार्बन तो सब में कॉमन है, सबसे छोटा साइज एटॉमिक साइज किसका होता है? ऑक्सीजन का। अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो ऑब्वियसली सबसे छोटा साइज किसका है? इसका, यानी कि बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है इसका। तो इस तरह से आपने बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ा होगा। और इसी के बाद आता है फिर कौन? एक बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी भी थोड़ा बढ़िया से पढ़ लेना। बॉन्ड एनर्जी में खासकर ये वाला क्वेश्चन, F2, Cl2, Br2 और I2, सबसे अधिक बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है? याद रखना, Cl2 की होती है, यानी कि फर्स्ट पे ये होता है, सेकंड पे ये होता है, थर्ड पे ये चला जाता है और फोर्थ पे ये आता है। ये ऑर्डर आपने बढ़िया से पढ़ रखा होगा, मैं रिवीजन करा देता हूं। इसका सबसे अधिक बॉन्ड एनर्जी होना चाहिए, लेकिन ये पीछे चला गया, क्यों? क्योंकि इसमें लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। पढ़ रखा होगा आपने। एक बात और देखो बच्चे, जैसे कि कभी क्वेश्चन आ जाए CC, NN, OO और FF, किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? अगर आप देखोगे तो एटॉमिक साइज तो सबसे छोटा इसका है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा इसका होता है, सही बात है, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक इसका होता है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड लेंथ से ज्यादा प्रभावित करता है लोन पेयर रिपल्सन। इसलिए ध्यान रखना इस बात का, यानी कि CC में कोई लोन पेयर रिपल्सन नहीं, इसमें एक एक लोन पेयर, इसमें दो दो लोन पेयर, इसमें तीन तीन लोन पेयर, इसलिए सबसे अधिक बॉन्ड एनर्जी इसकी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 1 मिनट में सब बता दिया। डन बच्चे। तो ये बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, और एक नया होता है बॉन्ड एंगल, जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले उस कोने में डिस्कस किया था बढ़िया से, सारा चीज आपको मालूम होगा। तो ये बॉन्ड एंगल, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक को बढ़िया से रिवाइज कर लोगे बच्चे, ध्यान से बिल्कुल। बॉन्ड लेंथ के लिए एटॉमिक साइज, हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरा मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। ये 3 बात का ध्यान रखना, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी के लिए एटॉमिक साइज तो होता ही है, लेकिन उसमें ज्यादा प्रायोरिटी किसको देखना है? लोन पेयर रिपल्सन वाला चक्कर, ठीक है। बाकी ये 2 क्वेश्चन तो मैंने जबरदस्त वाला बता ही दिया, हो सकता है इसी में से कोई एक आ जाए। एनीवे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बढ़िया से पढ़ लिया, तो अगला पॉइंट आता है, आपने डेटिव बॉन्ड का नाम सुना होगा। डेटिव बॉन्ड जिसको आप बोलते थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बॉन्ड आपने बढ़िया से पढ़ रखा होगा। ये किसमें होता है? जैसे कि H3O प्लस में, जैसे कि NH4 प्लस में, NH4 प्लस में। आपको पता है इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय वन एटम। बढ़िया से पढ़ रखा होगा आपने। और इसी तरह से ओजोन में होता है, SO2 में होता है, SO3 में होता है, और इस प्रकार के बहुत सारे मॉलिक्यूल से पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड। और इससे रिलेटेड देखो चीजें क्या है, कई सारे क्वेश्चन जो आपने पढ़ रखा होगा, जैसे कि एक बहुत फेमस क्वेश्चन ये भी है
कि जब हम अमोनिया को BF3 के पास लाते हैं तो ये इसे अपने में जोड़ लेता है, जो एडक्ट, एक्ट एज ए एडक्ट। क्यों? क्योंकि अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर, ये इसे बोरॉन को क्या करता है, डोनेट कर देता है। बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और इस तरह से करके यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही रहता है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 में चेंज कर देता है। ये भी ध्यान रखना है हमें। और ये आपस में जुड़ भी जाते हैं, कौन सा बॉन्ड बना करके, डीपी बॉन्ड बना करके। बाकी इसके स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं वो भी आप ध्यान रखना। तो बच्चों एक टॉपिक ये डीपी बॉन्ड भी आप बढ़िया से करके जाइएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जान लो। एक होता है बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, हाँ लेकिन इसका कंसेप्ट जरूर है पक्का याद रखना। बैक बॉन्डिंग कहां है, देखो बताया है कि केमिकल बॉन्डिंग का रिलेशन पी ब्लॉक के साथ बहुत गहरा है, इसलिए देखना जी बैक बॉन्डिंग। जैसे कि एक क्वेश्चन है BF3, BCl3, BBr3 और BI3। आपको पता है इन तीनों में, इन चारों में सभी में लेविस एसिड है। ये सभी क्या है, लेविस एसिड है। और लेविस एसिड है तो इनमें से सबसे अच्छा एसिड कौन है, ऐसा पूछेगा तो आप फट से देखोगे कि यहां पर कंसेप्ट लगेगा किसका, बैक बॉन्डिंग का। कैसे, देखो ऐसे समझो, बोरोन ये है, इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है और इसी वैकेंट पी ऑर्बिटल की वजह से बेचारा बोरोन परेशान है। वो चाहता है कि कोई मुझे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और इसीलिए वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। लेकिन बगल में जो फ्लोरीन है उसके पास भरपूर इलेक्ट्रॉन है, 3-3 लोन पेयर है इसके पास। जब बगल वाले एटम को देखेगा तड़पते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए तो फ्लोरीन उसे हेल्प कर देगा, बोला कि लो भाई मेरे तरफ से फिलहाल ले लो ये लोन पेयर। और जब ये लोन पेयर दे देगा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पी पाई बैक बॉन्ड। और जब पी पाई बैक बॉन्ड बना देगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और अब ये दूसरे से लोन पेयर लेना कम चाहेगा, यानी कि इसकी एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गई, कम हो गई। सबसे अच्छा एसिड कौन हो जाएगा, BI3, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, बैक बॉन्डिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो आप समझ गए बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो SiH3 होल थ्राइस N है वह एक न्यूट्रल कंपाउंड है, वह एक प्लेनर कंपाउंड है। क्यों, नाइट्रोजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग से सिलिकॉन के वैकेंट d ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसकी वजह से इसको भी बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। कौन सा, p पाई d पाई, समझ आया, जिससे कि इसका लोन पेयर डिलोकलाइज हो गया, बेसिक कैरेक्टर कम हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 में चेंज हो गया, प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन यही काम CH3 होल थ्राइस N में नहीं हो पाता है, क्योंकि यहां पर कार्बन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। तो बच्चों ये सब क्वेश्चन आपने बढ़िया से पढ़ रखा होगा। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया बैक बॉन्डिंग से, जो आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। अब हम लोग टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है, देखो बेटा, रेजोनेंस एक जो हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो तो खैर जबरदस्त है। हो सकता है मैं अगला वीडियो GOC का ही बनाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC ही सबका माँ बाप है। अगर GOC बढ़िया से आपने कर लिया तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी क्लियर है, और वहां से कम 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज बनता है। तो अगला वीडियो में हो सकता है GOC की ही डालूं आपके लिए, ताकि मैं चाहता हूं कि जिसके 4-4, 5-5 क्वेश्चन वाला वेटेज है वो सारे चैप्टर आपके हाथ में बढ़िया ढंग से, और आप फुल मार्क्स स्कोर करें। देखिए बच्चे, रेजोनेंस यहां पर जो है वो बड़ा माइन्यूट सा है, बहुत ज्यादा रेजोनेंस का यहाँ का एप्लीकेशन नहीं है। यहां पर सिर्फ क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई Cr2O7 में कितने बॉन्ड्स इक्वल है, कितने CRO बॉन्ड्स इक्वल है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा CROOO, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसका रिलेशन आप देखो DNF तक चला गया, नेगेटिव नेगेटिव, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। आपको पता है इन तीनों में रेजोनेंस होता है,
इन तीनों में रेजोनेंस होता है, यानी कि 6 CRO बॉन्ड्स इक्वल हो जाएंगे। एक तो ये हुआ रेजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा आपको आएगा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्वेश्चन। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्वेश्चन क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पढ़ा है बच्चों? देखो जैसे कि ओजोन, ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, आपको पता है इसमें 2 रेजोनेंस होंगे, पता है ना? 2 रेजोनेंस होंगे इसमें, तो 2 रेजोनेंस होंगे, कभी डबल बॉन्ड यहां कभी डबल बॉन्ड यहां। अब बॉन्ड कितने हैं? 3, तो 3/2 1.5, यानी कि ओजोन के अंदर हर एक बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। और इससे क्या हो जाता है? इस प्रकार के सारे सवाल O3 O2 H2O2 में OO बॉन्ड लेंथ को अरेंज कीजिए। आया भी है, पहले भी सवाल आया है नीट में, सब फिर से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, तो जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो आप कहोगे O3 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 रेजोनेंस से निकला है, O2 का 2 और H2O2 में तो सिंगल बॉन्ड होता है 1, तो ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर जिसका कम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, यानी कि सबसे अधिक बॉन्ड लेंथ H2O2 में, फिर O3 में, फिर O2 में। ठीक है बच्चे, ऐसा ही प्रश्न CO, CO2 और CO3 2-। अब इसको मैं बताऊंगा नहीं, आपको ऑलरेडी पता होगा। C ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें बॉन्ड ऑर्डर आता था 1.33। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने आ गया रेजोनेंस के थ्रू, बॉन्ड काउंट करना है अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर करना है। आपने बढ़िया से पढ़ रहा होगा, कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी होगी, इसलिए आप उसको बढ़िया से रिवीजन कर देना। तो ये टॉपिक इसके लिए बड़ा फेमस है। डन। अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, डाइपोल मूवमेंट। बच्चे आप देखना, जब फाइनल एग्जाम होगा आपका नीट वाला 7 तारीख को, तो इस चैप्टर से एक एक क्वेश्चन जो आज डिस्कस किया हूं वही आएगा, 100% गारंटी। पहले बोल रहा हूं, बाद में नहीं बोलते हैं हम। देखना बच्चा, अगला टॉपिक है क्या? डाइपोल मोमेंट। वाह, डाइपोल मोमेंट पढ़ा नहीं रहा, जानते हो तुम लोग डाइपोल मोमेंट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पोलरिटी को बताता है। क्या होता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला? Q/D। यहां से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा। कैसा बनेगा? आपको पता है कि HCl दे दिया, वही कोवेलेंट बॉन्ड, इसका डाइपोल मोमेंट दे दिया कि 1.2 डिवाई है, बॉन्ड लेंथ दे दिया कि 2 एंगस्ट्रॉम है। बताइए इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है? बताने बात नहीं है, आपने बहुत बढ़िया से पढ़ रखा होगा, मैं तो सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। इस प्रकार के क्वेश्चन को करके जाना। डाइपोल मोमेंट दे दिया, बॉन्ड लेंथ दे दिया, फॉर्मूला ये है, फटाक से क्यों निकालेंगे? डाइपोल मोमेंट कितना दिया बच्चों? 1.2, और 1 डिवाइड होता है 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर, और 2 एंगस्ट्रॉम यानी कि 2 इंटू 10⁻10 मीटर। मीटर से मीटर गया, ये 10⁻20। बताओ, सब चीज तो आ गया। 0.6। ऑब्वियसली इसको कैलकुलेट करो, जो Q आएगा उस Q को एक्चुअल Q से डिवाइड कर देना। पता है कि जब ये बॉन्ड 100% आयनिक होता तो कितना होता Q? 1.602 इंटू 10⁻19 डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 100। क्वेश्चन इज फिनिश्ड। अरे भैया, इतना बड़ा, मतलब मैं क्या कहूं, गजब हो जाएगा, फिर कुछ बोल दूंगा मैं। इतना बड़ा पावर नहीं है, इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि भाई डाइपोल इतना अच्छा सवाल दे दे, लेकिन अगर देता है तो वो भी तुमको आता है, इसलिए बढ़िया से इसको करके जाना। बहुत आसान चीज है ये। अगला आपको आएगा कि ये देखने के लिए कि 4 मॉलिक्यूल दिया है, कौन ज्यादा पोलर है, कौन ज्यादा कम पोलर है, कौन नॉन पोलर है, कौन पोलर है, इस प्रकार के तमाम सवाल जो आपने अलग अलग जगह पढ़े हैं, जैसे कि RF, RCl, RBr, RI। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है? तो RCl का है। फ्लोरीन में वही चक्कर, लोन पेयर रिपल्सन। लोन पेयर होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, बार बार फ्लोरीन को धोखा मिलता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का चक्कर हो, चाहे बॉन्ड एनर्जी का चक्कर हो, चाहे डाइपोल मोमेंट का चक्कर हो। यही 3 मेन एक्सेप्शन है। और तो जाना बेटा, कहीं ना कहीं टकरा जाएगा ये 3 चीज, इससे ध्यान रखना इस बात को। तीसरी बात आता है जैसे इस प्रकार का सवाल कि डाइपोल मोमेंट BF3
और एक पूछ देगा कौन सा SF4, कौन नॉन पोलर है कौन पोलर है। तो पता है BF3 का कैसा स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो ऐसे करके बना देते थे, इसका डायपोल इधर, इसका डायपोल इधर, इसका डायपोल इधर। अगर दो डायपोल 120 डिग्री के एंगल पे काम करता है तो रिजल्टेंट डायपोल उसी के बराबर, यानी कि ये दोनों इक्वल, कैंसिल। डायपोल मोमेंट क्या हो गया बच्चे, 0। यानी कि अगर BF3 है कोई प्लेनर मॉलिक्यूल है तो उसका डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है। जितने भी प्लेनर मॉलिक्यूल, SiF4 उसका भी क्या है, प्लेनर है, क्योंकि ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। SF4 ये प्लेनर नहीं है, ये क्या था, सीसॉ स्ट्रक्चर था, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट नॉट 0। इस प्रकार से सवाल आप ध्यान रखिएगा। एक एनसीईआरटी का बड़ा फेमस सवाल, NH3 और NF3 इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, आपको पता ही है NH3, डिटेल पढ़ाऊंगा नहीं तो लगेगा कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तो आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता था NF3 से। एक बात और, जैसे कि इस प्रकार का सवाल, PF3Cl2 और एक आ जाता है PF2Cl3। बच्चे ये दुनिया के तमाम जो टेस्ट पेपर हो रहे हैं ना आजकल, बहुत बड़े बड़े लोगों का, तो उसमें ये सब सवाल डाल देते हैं। कोई बात नहीं, सारे मेरे नोट्स में है लिखे हुए, कोई दिक्कत ही नहीं है, लिख लीजिए जी कि इसमें हमें पता है कि जब बड़ा कोई एटॉमिक साइज होता है उसको हमेशा हम कहां रखते हैं, इक्वेटोरियल पे रखते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो लार्ज एटम होता है दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो जब इसको रखने जाओगे तो ऐसे रखोगे, P Cl F F F, कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसलिए डायपोल मोमेंट नॉट 0। लेकिन यही ये 3 Cl अगर है तो तीनों Cl इक्वेटोरियल पे रहेगा, दो फ्लोरीन अपोजिट, डायपोल मोमेंट 0। इन सब बातों का ध्यान रख के जाना। क्या बताया इसमें, लार्ज एटम एंड लोन पेयर ऑलवेज प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। सुन लेना ढंग से, लार्ज एटम एंड लोन पेयर ऑलवेज प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है बच्चे, तो ये ध्यान रखना। बाकी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कई जगह पढ़ रखा होगा, ऑर्थो, मेटा, पैरा में डायपोल मोमेंट किसका होता है, तो हमेशा ऑर्थो का होता है। सिस और ट्रांस में सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से, ट्रांस हमेशा कैंसिल हो जाता है, 0 हो जाता है, लेकिन कभी कभी अनसिमेट्रिकल है तो 0 नहीं होता, लेकिन कम जरूर हो जाता है। तो ये सब आप ध्यान रखना थोड़ा सा। कई जगह पे जैसे कि एक चीज, जैसे ऐसा सवाल आ जाएगा कि Cl C H डबल बॉन्ड H CH3, ऑल्दो ये ट्रांस है लेकिन इसका डायपोल मोमेंट ट्रांस में ही ज्यादा होता है। तो ये सब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। क्यों, क्योंकि इधर भी ये खींचा, ऊपर से ये इसको और दिया, क्योंकि ये देने वाला ग्रुप है, तो ये देने वाले ग्रुप के साथ ट्रांस बन रहा है, वाह, इसको और बढ़िया कर दिया, यानी कि इसी का डायपोल मोमेंट काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये सब ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है, हम लोग इनर्सिया में रहने वाले जीव हैं, तो क्या होता है, हम लोग को लगता है सिस का ज्यादा, ट्रांस का 0, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक्सेप्शनल चीजों को पढ़ के जाओगे कभी दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो ये सब चीजें डायपोल मोमेंट से रिलेटेड आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और भी 2-4 एग्जांपल आपने जो पढ़ रखा होगा, जैसे कि मेरे दिमाग में तुरंत आ गया एक जो बच्चे गलत कर देते हैं। जैसे कि आपको लगेगा कि इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होगा, Cl और इसी में दे देता हूं मैं एक OH। चलो ये तो सिंगल हो गया, थोड़ा ये दे देता हूं। अब बताओ, तो तुम्हें लगेगा कि अच्छा ये भी पैरा है, ये भी पैरा है, तो दोनों का डायपोल मोमेंट 0 नहीं। ये इधर से दिया, इधर से दिया, इसका तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहां पर इस OH का डायपोल हो जाता है, बैंड शेप होता है ना, तो इस OH का डायपोल होने की वजह से डायपोल मोमेंट नॉट 0। तो ये सब भी स्पेशल केसेस हैं, याद रख के जाना है, ठीक है बच्चे। तो डायपोल मोमेंट से रिलेटेड मैंने सभी एग्जाम्पल खट करके बता दिया आपको बच्चे। ये भी चीज हो गया। अब बच गया है लास्ट में 2 टॉपिक, एक रह गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक रह गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दोनों में खटाखट पढ़ा देता हूं, रिवीजन करा देता हूं। तो आज का मेरा वीडियो अब कंप्लीट होने वाला है, फटाफट देखिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है बच्चे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको पता है कि पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। कौन कौन? फ्लोन। कौन होना चाहिए? फ्लोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड क्या? नाइट्रोजन। और दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक कंडीशन और है कि यहां पर बॉन्ड होना चाहिए किसके साथ? H के साथ। हाइड्रोजन शुड बी देयर,
एक तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बॉन्ड, और उसका हाइड्रोजन होना चाहिए। तीसरा, साइज शुड बी स्मॉल। ये सब आपने पढ़ रखा होगा। जैसे कि एग्जांपल देखना, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, HCl में नहीं होता। जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से मैच करता है, लेकिन नहीं होता क्योंकि क्लोरीन का साइज लार्ज। पता है, पढ़ रखा होगा, रिवीजन कर लेना इसको बढ़िया से। क्लियर हो गई बात? तो किसमें किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी किसी की सॉल्युबिलिटी की बात होती है या बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा होती है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही काम आता है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना, या उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा होना, इन सब का रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है? या अपने ग्रुप में HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना, अपने ग्रुप में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना, अपने ग्रुप में अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा होना, BH3 और ASH3। ध्यान से पढ़ के जाना, इन दोनों का हाईएस्ट, लेकिन इन दोनों का 2 आगे 2 पीछे, बीच में रहता है अमोनिया। रीजन वही है, इन सब में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जो कि P ब्लॉक का सवाल है एक्चुअली। तो वो मैं आपको फिर से यहाँ पे समझा रहा हूं। तो ये सब सारी बातों को थोड़ा बढ़िया से पढ़ के जाइएगा कि क्या क्या रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, बॉइलिंग पॉइंट पे और सॉल्युबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चे? एक बात और, जैसे कि आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंट्रामोलिकुलर, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसी को हम लोग चिलेशन इफेक्ट भी कहते थे। और आपको पता है कि अगर ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तो उसका लो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। क्या हो जाता है? लो बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज ए स्टीम वोलेटाइल, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल दूर रहेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। आप लोग ये जानते होंगे बढ़िया से। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी टॉपिक आप पूरा अच्छे से क्लियर करके जाना। ठीक है बच्चे? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 प्रकार के, इंट्रा और इंटर, और उसमें किसमें कौन सा होता है ये आपको पता होना चाहिए। सब जगह मेनली इंटर ही होता है, कई जगह पे बस थोड़ा सा इंट्रा होता है, जैसे इस प्रकार का। ठीक है? तो ये सब सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई आपको। अब आते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आपको बताता हूं बच्चे, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक सवाल पक्का हर साल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें क्या होता है बच्चे? मॉलिक्यूलर थ्योरी में आपको मेन पता होना चाहिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना अच्छे से आना चाहिए। बाकी चीजें तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो सवाल आता है वो बड़ा आसानी से बन जाएगा आपको कि कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए, ताकि कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप ये पता कर लें कि किसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे होता है। जैसे बॉन्ड ऑर्डर जो निकलता है वो होता है हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। अब जैसे कि किसी साल सवाल ये आया था कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे He2, तो ऑब्वियसली इसका कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा St1s2 हो गया ना, 2 दूना 4, 2 इलेक्ट्रॉन 2 दूना 4, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा St1s2। जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने गए तो हाफ बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, 0 आया। ओ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, यानी कि दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ओहो, दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इस प्रकार के सवाल कि आप कॉन्फ़िगरेशन अगर अच्छे से लिखने आता है तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, और इससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। आप इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता सकते हैं, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहा तो पैरामैग्नेटिक है, अगर पेयर्ड रहा सारा तो डायमैग्नेटिक है। तो इस प्रकार का सवाल। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बच्चों, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक हमारा ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक, जबरदस्त, जिससे कि आपका क्वेश्चन खट 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 बनेगा। बस आपको एक फोन नंबर रख के जाना है, 10 10 12 32 10, 10 10 12 32 10। बेसिकली ये फोन नंबर नहीं, बॉन्ड ऑर्डर है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन लिख लो। इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन इवन नंबर तो जानते होगे आप लोग, क्या होगा? क्या? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। बस हो तो गया बच्चों। देखिए ये सारे क्या हो गए? इवन नंबर वाले, और ये हो गए फोन नंबर हमारा। बस
अब जैसे कि आपके सामने एक सवाल आ गया, C2 C2 माइनस C2 2 माइनस, इनको अरेंज कीजिए स्टेबिलिटी में। मान लो आ गया क्वेश्चन, किसमें अरेंज कीजिए? स्टेबिलिटी में। खट से हमारा ट्रिक लगा दिए, C2 6 दूनी 12, 12 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2, 6 दूनी 12, 1 13, 13 कहां होगा? 12 और 14 के बीच में 13, यानी कि 2.5। 6 दूनी 12 और 2 14, 14 मतलब कितना? 3। ओ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। स्टेबिलिटी का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है, और वैसे ही एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? बॉन्ड ऑर्डर। किसका? बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ पूछा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर के साथ क्या? इनवर्स। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम। स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी और बॉन्ड एनर्जी दोनों का सेम रिलेशन। तो आप ऐसे करके याद रखना, फटाफट ये ट्रिक लगाना, फट बॉन्ड ऑर्डर बताओगे। एक ट्रिक और बता देता हूं, जिसका बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर होगा, क्या होगा? होल नंबर, वो सभी डायमैग्नेटिक होगा एक्सेप्ट B2 और O2। कौन कौन? B2 और O2 छोड़ करके। सुनना मैं लिख नहीं रहा हूं, B2 O2, यही दो एक्सेप्शन है जिसका बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है। इसमें 2 अनपेयर्ड है, इसमें भी 2 अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड दोनों में, इसलिए पैरामैग्नेटिक है। बस यही, बाकी जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर है वो सब डायमैग्नेटिक है। क्या है? सब डायमैग्नेटिक है। तो आप इस ट्रिक को पढ़ के जा सकते हो, और अगर आप इससे बचना चाहते हो कि तुम 100% मेरा सही हो, कॉन्फिगरेशन लिख लेना खटाखट, कभी गलती नहीं होगा बॉन्ड ऑर्डर वाला, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला। बॉन्ड ऑर्डर के लिए मेरा ट्रिक ही काफी है, उसके लिए टेंशन छोड़ दो। क्वेश्चन आ जाए कौन ज्यादा स्टेबल, कौन कम स्टेबल, कौन बॉन्ड लेंथ ज्यादा, किसका बॉन्ड लेंथ कम, ये सारे मेरे ट्रिक से हो जाएंगे। सिर्फ एक प्रॉब्लम आ सकती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताने। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए या तो आप कॉन्फिगरेशन लिखिए या मेरा ये ट्रिक याद रखिए कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर होल नंबर वो सभी डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट B2 एंड O2। ध्यान रखेंगे बच्चे। और एक बात और ध्यान रखना, इन सबको जरूर पढ़ के जाना। O2 माइनस O2 2 माइनस, दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड पैरोक्साइड। सुपर ऑक्साइड है पैरामैग्नेटिक, पैरोक्साइड है डायमैग्नेटिक। डन, वीडियो खत्म। और अब एक चीज याद रखना, ये सारी चीजें सब क्लियर हो गई। एक बात याद रखना, CO से जब हम CO प्लस बनाते हैं, यही एक ऐसा है, अगर हम ट्रिक लगाएं, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3, इसको देखो हो गया होगा कितना? 8 6 14, एक निकल गया 13, 13 मतलब क्या हो गया? 2.5, लेकिन 2.5 ना होकर के ये हो जाता है 3.5। ये एक एक्सेप्शन बात याद करके जाना कि 3 से 3.5 हो जाता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। तो CO से CO प्लस जब बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। इसीलिए इससे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी, इसका देखो टच कहां तक है। जैसे वहां पे कहा जाता था सवाल, CO6 प्लस और एक है CO6 माइनस, किसमें CO बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है? ऑब्वियसली इसमें है, जो कि इसमें प्लस चार्ज है। ये सवाल आया हुआ है और अच्छे का पसीना छूट गया था इस सवाल से, इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ के जाना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है बच्चे। CO प्लस है यहां पर, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। CO माइनस हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आया, बॉन्ड ऑर्डर घट गया होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ गया होगा, स्टेबिलिटी घट गई। समझ आया बच्चे? तो ये सब वहां का सवाल है, तो मैंने आपको एक ही जगह पे सब चीजों को रिवाइज करा दिया। ये मेरा जबरदस्त ट्रिक जरूर करके जाना लास्ट में, कि इससे आपका सारा सवाल खट 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 खट। पैरामैग्नेटिक सुपर बच्चे, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड सारा चीज बता दिया। एक चीज और ध्यान रखना, तो शेप पढ़ के चले जाना, शेप पढ़ जाना लास्ट में। क्या? जैसे कि सिग्मा एस्ट्रिक का शेप कैसा है, पाई एस्ट्रिक, उसमें एक चीज याद रखना, जैसे एक आ जाता है पाई 2px, इसमें नोडल प्लेन 1, पाई एस्ट्रिक 2px में नोडल प्लेन 2। दिस इज द लास्ट पंच जो मैंने दिया है आपको, ये आप पढ़ के चले जाइएगा। बच्चे, मैंने आपको लगभग 1 घंटे में
ये पूरा चैप्टर का एक एक चीज मैंने कोशिश किया है आपके दिमाग तक पहुंचाने का। आप कभी भी इस चैप्टर को रिवीजन करना चाहो, 1 घंटे का ये वीडियो देख लो, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, गारंटीड। और देखना इस साल का नीट में सवाल इससे कोई बाहर चला जाए, बस आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। मैंने आपको प्रैक्टिस नहीं करवाया क्वेश्चन का, मैंने बता दिया कि ये सब चीजें हैं, तो आप बस प्रैक्टिस कर लेना इसके क्वेश्चन, 100% सवाल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर आपको कोई और चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा हो, कोई चैप्टर लग रहा हो कि मेरा अभी भी छूट रहा है, अभी भी मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, प्लीज आप मुझसे शेयर करो, मैं हूं आपको हेल्प करने के लिए। मेरा ये बहुत बड़ा पैशन है, पढ़ाना, बच्चों को एकदम बिल्कुल बहुत कंफर्ट रखना, ये मेरा पैशन है। इसलिए बच्चे प्लीज अपना शेयर करो अपनी प्रॉब्लम्स को, फिर देखना मैं कैसे आपको उस प्रॉब्लम से तुरंत बाहर निकाल के लाऊंगा, वादा है ये आपका ऐसा। और प्लीज आप लोग अच्छे से करिए इन सब चीजों को, और अच्छे से रिवीजन करिए, अपना पूरा टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए, बस अभी और कुछ नहीं करिए। ठीक है बच्चे, थैंक यू। कुछ हो डिफिकल्टी प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट।